महेंद्र अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी उर्मिला और दो बेटियां शीतल और छाया होती हैं। वो अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ते की तलाश कर रहा था। तभी एक दिन उर्मिला का भाई घर आता है। मामा जी नमस्ते। मम्मी, जल्दी आओ, देखो मामा जी आए हैं। जीती रहो बेटी। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मामा जी। आप बताइए, आइए बैठिए। तभी उर्मिला आती है और अपने भाई से मिलती है। शीतल चाय बनाने चली जाती है और छाया शीतल की हेल्प कराने के लिए रसोई में आती है। अरे बहन, बहुत अच्छा रिश्ता है। दोनों लड़के सगे भाई हैं। तेरी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। दोनों बहनें एक घर में जाएंगी तो अच्छी तरह रहेंगी। घर बार सब बढ़िया है। वो सब बात तो ठीक है भाई, पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही। एक भाई शहर में अच्छी नौकरी कर रहा है, तो दूसरा भाई किसान क्यों है? क्या वो कम पढ़ा लिखा है? अरे बहन, वो बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, पर उसे खेती बाड़ी का शौक है। ठीक ठाक कमा लेता है। ठीक है भाई, इनको आने दो, फिर बात करके बताती हूँ। फिर उर्मिला अपने भाई को खाना वाना खिलाकर भेजती है। शाम को जब महेंद्र घर आते हैं तो उर्मिला उनसे भाई के लाए रिश्ते की बात करती है। रिश्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक भाई किसान है, उसकी आमदनी इतनी नहीं होगी। दूसरे की सेटल जॉब है और उसे अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। अ, दोनों ही लड़के देखने में अच्छे भी हैं। तू बता और मिला, क्या करें? मुझे तो रिश्ता अच्छा लग रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि एक भाई किसान है, पर दोनों बहनें एक ही घर में जाएंगी, ये अच्छी बात। सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ी रहेंगी। महेंद्र अपनी दोनों बेटियों को रिश्ते के बारे में बताता है। शीतल का रिश्ता किसान लड़के अमन से होता है और छाया का रिश्ता अमित से तय हो जाता है। कुछ समय बाद महेंद्र धूमधाम से अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देता है। शादी के बाद माँ, मैं परसों सुबह शहर चला जाऊंगा। इतने दिन की छुट्टी नहीं कर सकता, और बार बार आने जाने का झंझट भी लगा रहेगा। तो मैं छाया को भी साथ लेकर जाऊंगा। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या है? अगली बार जब तू छुट्टियों में आएगा तो छाया को साथ ले जाना। माँ, तू समझने की कोशिश कर। मैं बार बार छुट्टियां नहीं ले पाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। जा, छाया को बोल दे, वो भी अपनी पैकिंग कर लेगी। और जैसे ही छाया को पता चलता है कि वो शहर जाने वाली है, उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो भागकर शीतल के पास जाती है। शीतल, 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 ओ मेरी बहन, मेरे बचपन का सपना पूरा होने जा रहा है। मैं शहर जा रही हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। क्या माँ जी ने परमिशन दे दी? अरे हाँ, उन्होंने परमिशन दे दी है। मैंने तो अमित से साफ कह दिया था कि मैं आपके साथ शहर जाऊंगी, और फिर उन्होंने किसी तरह अपनी माँ को मना लिया। अब तो मेरी जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाएगी। शहर की जिंदगी का मजा ही कुछ और होता है। चारों तरफ रोशनी, शोर शराबा, महंगे महंगे मॉल, रेस्टोरेंट। हाँ, जैसा मैं चाहती थी, मेरे को तो बस वही लाइफ मिल गई। अच्छा अच्छा, ये ठीक है, लेकिन इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान से रहना, पहली बार शहर जा रही हो। और हाँ, फिजूल खर्ची बिल्कुल मत करना, जैसे कि तू हमेशा से करती आई है। बस मैं तुझे इसीलिए कोई बात बताना नहीं पसंद करती। तेरी नसीहतें शुरू हो जाती हैं। अरे अब मुझे फिक्र की क्या जरूरत है? अमित है ना, इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो पैसा भी अच्छा कमाते हैं। मैं तो बस बहुत मजे करूंगी। छाया, बहुत अच्छी बात है कि अमित बहुत पैसा कमाता है, लेकिन तुम्हें पैसों की कदर करनी आनी चाहिए। ये सब तेरे सोचने का काम है। जीजा जी तो किसान है, अब कितना कमाते हैं मुझे नहीं पता। मैं तुझे एक एडवाइस देती हूँ, तू आज से ही पैसे बचाना शुरू कर दे। अगले दिन छाया अमित के साथ शहर चली जाती है। शहर आकर छाया के पर ही निकल आते हैं। शाम को जैसे ही अमित ऑफिस से आता, अमित आप आ गए, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। आज मैंने फोन पर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट देखा है। अरे यार छाया, आज मैं बहुत थक गया हूँ। तुम घर में ही कुछ बना लो ना। रोज रोज बाहर का खाना भी तो ठीक नहीं है। मैंने तो दोपहर से कुछ भी नहीं खाया। मैं तो सोच रही थी कि शाम को रेस्टोरेंट में ही जाकर खाऊंगी। अब मैं इतना तैयार होकर किचन में खाना बनाने जाऊं? नहीं नहीं, हम लोग रेस्टोरेंट ही जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर चलते हैं। छाया रोज रोज कहीं ना कहीं जाने की जिद करने लगी। अमित उसे कुछ नहीं कहता। वो सोचता है कि शहर पहली बार आई है तो सारी चीजें देखने का मन करता होगा। और उधर गांव में अरे शीतल,
तुम रोजाना ही घर में खाना बनाती हो। शादी के बाद हम एक दिन भी कहीं नहीं गए। पास ही में एक कस्बा है, वहां का ढाबे का खाना बहुत मशहूर है। चलो, किसी दिन मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। क्या मैं खाना अच्छा नहीं बनाती? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है शीतल कि तुम अच्छा खाना नहीं बनाती। मैं तो बस सोच रहा था कि तुम जब से आई हो इस घर में रोज ही काम में लगी रहती हो। तुम्हारा भी तो मन करता होगा कि किसी दिन तुम मेरे साथ बाहर जाकर खाना खाओ। नहीं, मेरा ऐसा कोई मन नहीं करता। और फिर हम दोनों ऐसे जाते हुए अच्छे भी नहीं लगते। माँ के लिए तो खाना बनाना ही है, तो फिर हम अपने लिए भी खाना बना लेंगे। जितने पैसे आप रेस्टोरेंट में देने की सोच रहे हो, इतने पैसे आप मुझे दे देना। अच्छी बात है अन्नपूर्णा देवी जी। आप घर पर ही खाना बनाओ और हम सब साथ बैठकर खाएंगे। उन दोनों की बातें वहां से गुजरती हुई अमन की माँ भी सुन लेती है। अपनी बहू की बातें सुनकर उसे शीतल पर बहुत प्यार आता है। मैंने अच्छा चुनाव किया है, मुझे अच्छी बहुएं मिली हैं। छाया भी जरूर अपनी बहन जैसी ही होगी। अगले हफ्ते मैं उन लोगों को बुला लेती हूँ। शादी के बाद से सारा परिवार एक भी दिन इकट्ठा नहीं हुआ। ठीक है माँ, मैं अमित से बात कर लूंगा। वो तुमसे मिलने आ जाएगा। अब तुम इतनी फिक्र मत करो और आराम करो। अगली सुबह अमित जब अपने खेतों में जाने के लिए निकलता है, तो वो देखता है कि उसकी माँ को छाती में बहुत दर्द हो रहा है। वो अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाता है। अमित भाई, माँ को हार्ट अटैक आया है। जितनी जल्दी हो सके तू आ जा। भाई, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। माँ का ख्याल रखो। मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। फोन रखने के बाद, छाया, जल्दी से बैग में 2-4 कपड़े रख लो। माँ को हार्ट अटैक आया है। हमें अभी गांव के लिए निकलना होगा। अरे आप भैया से कह देते, वो माँ को यहीं ले आते। कैसी बातें कर रही हो छाया? अगर भैया माँ को यहां तक लाते तो क्या वो बच पाती? शाम तक वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। भाई, कल ही माँ तुझसे मिलने की बात कर रही थी और देखो, आज सुबह माँ को हार्ट अटैक आ गया। ये सब कैसे हो गया भाई अचानक से? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? हाँ, ठीक हो जाएगी। बस कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। शीतल और छाया भी आपस में मिलती हैं और तुम दोनों थे तो यहाँ माँ का ख्याल रखने के लिए। अमित ने इतनी जल्दी मचाई आने की। क्या क्या कह रही हो छाया? अगर हमारी माँ को हार्ट अटैक आता तो क्या तब भी तुम नहीं आती? अरे अचानक से आने पड़ा। तुम्हें पता है हम टैक्सी करके आए हैं। 2,500 खर्च हुए हैं पूरे। वही पैसे हम कहीं और भी तो खर्च कर सकते थे। मैं तुम्हारी बातें सुनकर हैरान हूँ। छाया, तुम कैसी बातें कर रही हो? कैसी क्या बातें कर रही हूँ? बस मुझे अब गांव पसंद नहीं है। छोटी सी बीमारी को भी बड़ा बनाकर दिखा रहे हैं। तभी उर्मिला वहां आती है और अपनी बेटी की बातें सुनकर, छाया, क्या शहर जाकर सारी तमीज भूल गई? वो तेरी सास हैं और अमित की माँ भी। शीतल को देख, जब से हॉस्पिटल लेकर आई है तब से एक पैर पर खड़ी है। परिवार क्या होता है, उसकी फिक्र क्या होती है, ये शीतल से सीख। तो यही तो खड़ी रहेगी ना, रहती भी तो इन्हीं के पास है। छाया वहां से पैर पटकते हुए अमित के पास जाती है, तो वो देखती है कि अमित पैसे निकालकर अमन को दे रहा है। भाई, ये कुछ पैसे रख लो, माँ के इलाज में काम आएंगे। अमित, तू टाइम पर आ गया, यही बहुत है। पैसों की जरूरत नहीं है, तू उसकी फिक्र मत कर। भाई, ये पैसे रखो, जरूरत पड़ जाएगी। छाया वहां आकर अमित को बोलती है, आप जरा 1 मिनट इधर आना, मुझे आपसे बात करनी है। छाया अमित को साइड में ले जाकर बोलती है, अरे अभी तो हम इतने सारे पैसे टैक्सी पर खर्च करके आए हैं और जाने का भी किराया लगेगा। ऊपर से तुम भाई को इतने सारे पैसे दे रहे हो। मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है छाया, और पता नहीं कितने रुपए खर्च हो जाए। मैं मानता हूँ भाई सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन मेरा भी तो कोई फर्ज है। ये सब मैं नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि आपकी मेहनत की कमाई ऐसे खराब नहीं होनी चाहिए। शीतल छाया की बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और वो आकर छाया को एक थप्पड़ मार देती है। तभी उर्मिला, महेंद्र और रमन सब इकट्ठा हो जाते हैं। जब से तुम आई हो मैं देख रही हूँ कि तुम सिर्फ पैसा पैसा गा रही हो। क्या तुम्हारे लिए पैसा इंसानों से बड़ा हो गया? यहाँ हम लोगों को फिक्र हो रही है कि माँ जी कब ठीक होगी, और तुम जब से सिर्फ पैसा पैसा ही बोले जा रही हो। शीतल बिल्कुल ठीक कह रही है छाया, मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है। अमीर होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम सब लोगों को नीचा दिखाने पर उतर जाओ। और जिन लोगों को तुम नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो, मत भूलो वो सब तुम्हारे अपने हैं। जिस तरह की बातें तुम अमित की माँ के लिए कर रही हो, सोचो अगर अमित ने तुम्हारी माँ के लिए की होती। छाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस अमीरी के लिए तुम इतरा रही हो, मत भूलो कि अमित की माँ ने उसको यहां तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की है। ऊपर से सब कुछ तुम्हें सुहावना लग रहा है।
लेकिन उसके पीछे की मेहनत तुम नहीं देख पा रही हो। अपने लोगों के मुंह से अपने लिए ये शब्द सुनने के बाद छाया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अमित से और अपने माता पिता और शीतल से सॉरी बोलती है। इस तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर मेरी माँ और बाप को कुछ हो जाता तो फिर यही लोग मदद करते हैं। आप सबसे मैं माफी मांगती हूँ। आइंदा से मैं कभी भी अपनी अमीरी पर ना तो घमंड करूंगी और ना दिखावा। तुम इस घर की छोटी बहू हो छाया, और सबकी लाडली भी। और तुम्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया है, इसलिए सब बातों को भूल जाओ और मिलकर खुशी खुशी। और फिर सब लोग अमित की माँ से मिलने चले जाते हैं। मीरा और माया दोनों सगी बहनें होती हैं। उनके पिता लाल किशन ने उन दोनों की शादी धूमधाम से करी होती है। मीरा की शादी रमेश के साथ होती है और माया की शादी महेश के साथ। रमेश शहर में जॉब करता था और वो अच्छी खासी सैलरी लेता था। वहीं माया के पति महेश का गांव में ही छोटा सा बिजनेस था। दोनों बहनें ठीक ठाक घरों में गई हुई थी। अब घर में किशन लाल, उनकी पत्नी और एक बेटा आकाश होता है। दोनों बहनों का मायके में आना जाना लगा रहता था। आकाश, अगले महीने तेरी शादी तय हो गई है, इसलिए अपनी दोनों बहनों के घर न्योता देने चले जाना। ठीक है बाबा, मैं दोनों बहनों के यहाँ पर न्योता दे आऊँगा। और कोई काम है तो वो भी बता दीजिए। पहले माया दी के घर जाऊँगा और फिर मीरा दीदी के पास जाऊँगा। वो शहर में रहती हैं, तो वहाँ से कुछ चीज़ें भी लेता हुआ आऊँगा। हाँ, अपनी माँ से पूछ ले, उसे कुछ सामान चाहिए तो उसे लाकर दे देना। अगले दिन आकाश अपनी छोटी बहन माया के यहाँ गांव में न्योता देने जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो आकाश, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब जल्दी घर में भाभी आ जाएंगी। हाँ, धन्यवाद बहन। सपरिवार आना और शादी से कई दिन पहले आकर रुकना भी है। अरे मेरे इकलौते भाई की शादी है, मैं टाइम से क्यों नहीं आऊंगी? तू देख लेना, आकर खूब धमाल मचाना है हम लोगों को। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। खाना खाने के बाद में आकाश माया से बोलता है, यहाँ से मैं मीरा दीदी के यहाँ जाऊंगा। तुम्हें कोई सामान चाहिए तो बता दो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आजकल गांव में सब कुछ मिल जाता है। तुम आराम से जाना और दीदी को मेरा नमस्ते कहना। तभी माया का 8 वर्षीय बेटा स्कूल से आ जाता है और अपने मामा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। कितने दिनों बाद आप आए हो मामा जी, प्रणाम। अगले महीने तेरे मामा की शादी है, नानी के घर चलेंगे और खूब मस्ती करना। हाँ निशु, तुम जल्दी घर आना और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए लेता हुआ आ जाऊंगा। उसके बाद अगले दिन आकाश अपनी बड़ी बहन मीरा के यहाँ शहर चला जाता है। मीरा का स्वभाव पूरे परिवार में सबसे अलग था। जब से वो शहर आकर रहने लगी थी तो वो बिल्कुल ही बदल चुकी थी। शहरी रहन सहन, दिखावा, बनावट, वो इसी प्रकार की बातें भी किया करती थी। आकाश के घर पहुंचने पर, अरे आकाश, तुम? भाई, आने से पहले तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। मुझे लगा तुम घर पर ही होगी, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करना जरूरी नहीं समझा। अरे तुझे तो पता ही है शहर की जिंदगी कैसी होती है, कभी भी निकल जाते हैं। देखो ना, बेटे के स्कूल का टाइम हो रहा है। अगर तुम थोड़ा लेट आते तो तुम्हें बाहर वेट करना पड़ता। अरे हाँ, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। तुम कहो तो मैं कुन्नू को स्कूल से ले आऊं? नहीं नहीं, तुम रहने दो। तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करना, मैं कुन्नू को लेकर स्कूल से आती हूँ। बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है ना, तो ऐसे किसी के साथ जाने नहीं देंगे। और ऐसा बोलकर मीरा कुन्नू को लेने स्कूल चली जाती है और वो आकाश को पानी पिलाना भी भूल जाती है। आकाश सोफे पर बैठकर बहन के आने का इंतजार करता है। काफी देर बाद मीरा कुन्नू के साथ घर आती है। ओह, मुझे माफ करना आकाश, मैं तो तुम्हें पानी ही देना भूल गई। रुको रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ।
हेलो मामा, कैसे हो? कुन्नू, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? बस मामा, पढ़ाई चल ही रही है। मम्मी ने बताया अगले महीने आपकी शादी है, फिर तो हम बहुत मजे करेंगे ना मामा। ये ले आकाश, कोल्ड ड्रिंक पी। शादी में टाइम से आ जाना दीदी, और जीजा जी को भी बोल देना। उनका तो मुझे पता नहीं है, बहुत काम रहता है ना ऑफिस में। हाँ, पर मैं समय से पहुंच जाऊंगी। हाँ दीदी, मैं आपको बताना भूल गया, मम्मी ने लिस्ट भेजी है, कुछ सामान मार्केट से लेना है। मेरे साथ चलना शाम को। हाँ, जरा दिखाना मुझे लिस्ट। वैसे शहर में बहुत महंगाई है। जो चीज गांव में 100 रुपए की मिलती है वो यहाँ 250 तक की मिलेगी। और शाम के टाइम आकाश और मीरा बाजार में शॉपिंग के लिए जाते हैं। मीरा आकाश को बड़े मॉल में लेकर जाती है। अरे दीदी, यहाँ तो सब कुछ बहुत महंगा है। अब महंगाई तो है ही, हम लोग तो यहीं से ही शॉपिंग करते हैं। ये इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं कि हमारा कोई स्टैंडर्ड है। हम ऐसे ही फुटपाथ या बाजारों से शॉपिंग नहीं कर सकते। पर दीदी, मॉल में भी तो वही चीजें मिलती हैं ना जो नॉर्मली मार्केट में मिलती हैं। अरे तभी तो मैं कह रही थी कि ये सारा सामान तुम गांव से लेते तो तुम्हें ज्यादा सस्ता पड़ता। आकाश को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बड़ी बहन उसे गरीबी का ताना दे रही है। उसका मन फिर शॉपिंग में नहीं लगता और वो बोलता है कि चलो दीदी, घर चलते हैं, मुझे सुबह जल्दी निकलना है। अगले दिन सुबह आकाश वापस अपने घर आ जाता है। और बेटा, आ गया तो कैसा रहा? जो सामान मंगाया था वो ले आया? कुछ सामान ले लिया है माँ, पर वहाँ बहुत महंगा है। अगर मैं वहां से सारा सामान लेता तो पैसे कम पड़ जाते। चल, कोई बात नहीं। वैसे भी परसों माया घर आ रही है। महेश ने उसे बोला है कि घर चली जाओ, वहां पर काम ज्यादा होगा, तुम्हारी माँ संभाल नहीं पाएगी। बहुत पुण्य किए होंगे मैंने जो मुझे ऐसा दामाद मिला है। और ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं भी यही सोच रहा था माँ। माँ, तुम अकेली सब कुछ कैसे संभालोगी? अब माया दीदी आ जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। 2 दिन बाद माया अपने मायके आ जाती है। अच्छा हुआ माया, तो जल्दी आ गई। शादी का घर है, 100 काम फैले पड़े हैं। काम की चिंता मत कर, मैं आ गई हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगी। बस अभी मैं गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। पहले चाय पीते हैं और फिर मुझे बताना कि क्या क्या काम करना है। अरे अभी सांस तो ले ले, अभी तो आई है। और निशु को क्यों नहीं लाई? अरे माँ, तुम्हें पता तो है कि स्कूल की पढ़ाई खराब हो जाती है, इसलिए महेश ने बोला कि तुम चली जाओ, मैं निशु को अपने आप देख लूंगा और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। निशु अपने पापा के साथ आराम से रह लेता है और माँ, वो शादी से 1 हफ्ता पहले आ जाएंगे। फिर माया गरम गरम चाय बनाकर लाती है और दोनों माँ बेटी चाय पीने के बाद काम के बारे में बातचीत करते हैं। तभी किशन लाल भी घर आ जाता है। अरे माया बेटी, अच्छा हुआ तू आ गई। अब तेरी माँ से इतना काम नहीं होता, इसकी मदद कर देना, ठीक है? बाबा, अब बिल्कुल भी फिक्र मत करो। क्या मीरा दीदी भी आ रही हैं? अरे उसका मत पूछो, अब वो शहर की ही हो गई है। इतना बिजी रहती है कि हमें फोन तक करने का टाइम उसके पास नहीं होता। पर कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे शादी का टाइम ही आ जाता है और रिश्तेदार भी घर आ चुके होते हैं। 1 हफ्ता पहले मीरा भी अपने घर आती है। मीरा, आ गई बेटा तू। क्या हुआ, रमेश साथ नहीं आए? अरे माँ, तुम्हें पता तो है उनके ऑफिस का टाइम कैसा है, कितना काम रहता है उन्हें। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो शादी वाले दिन सुबह सुबह आ जाएंगे। और माँ, कितनी गर्मी हो रही है,
तुम्हें 2-4 पंखे लगवाने चाहिए थे। हाँ, आकाश गया हुआ है इंतजाम करने के लिए। तभी महेश भी वहां आ जाता है। उसके साथ नीशु होता है। महेश अपने सास के पैर छूता है और नीशु भी। अरे महेश बेटा, अच्छा हुआ तुम टाइम से आ गए। और नीशु, जाओ बेटा, तुम्हारी मम्मी ऊपर है, उनके पास जाकर बोलो कि सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करे। अब आप बिल्कुल भी परेशान मत हो माता जी, मैं और आकाश सब देख लेंगे। फिर महेश मीरा की तरफ देखता है। अरे दीदी, आप भी पहुंच गए? मेरा ध्यान आपकी तरफ गया ही नहीं। अब कैसे हो? और रमेश कहाँ है? मैं ठीक हूँ। रमेश अभी नहीं आएंगे, वो शादी वाले दिन ही आएंगे। अब तुम्हें तो पता ही है कि कितना काम होता है उनके पास। तुम्हारा तो बिजनेस है, तुम तो किसी भी टाइम बंद कर कर इधर उधर घूम सकते हो। ऐसे नहीं बोलते मीरा, बात नौकरी की है, बिजनेस की नहीं है। बात जिम्मेदारी की है। जिसे अपनी जिम्मेदारी समझ में आती है वो समय निकाल ही लेता है। हाँ हाँ ठीक है माँ, पंखों का इंतजाम करो। सच में बहुत गर्मी है। और ये चाय पानी मत देना मुझे, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा देना। तभी आकाश की माँ और महेश वहां से चले जाते हैं। काफी देर बाद जब माया नीचे आती है तो मीरा से मिलती है। अरे दीदी, अच्छा हुआ आप आ गईं। अब दोनों बहनें मिलकर भाई की शादी के सारे काम निपटा लेंगे। अरे यार माया, ये काम वाम अब मेरे से नहीं होते। देखो, वहां पर तो मेरे घर में नौकर लगे हुए हैं, और फिर काम करूंगी तो मेरा मैनीक्योर खराब हो जाएगा। और तू देख, तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। कोई कहेगा कि तू अपने भाई की शादी में आई है। तूने तो फेशियल तक भी नहीं कराया। अरे दीदी, अभी शादी को पूरा 1 हफ्ता पड़ा है, मैं भी देख लूंगी कि कैसे तैयार होना है। मैं तो अपनी बहुत सारी ड्रेसेस लेकर आई हूं, अगर तुझे चाहिए हो तो तू भी ले लियो। ऐसी ऐसी ड्रेस है जो तूने देखी भी नहीं होगी। और ये कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी मैंने, अभी तक नहीं आई। तुम बैठो दीदी, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। तभी आकाश की माँ वहां आती है और मीरा और माया को काम बताती है। माया चुपचाप काम करने लगती है और मीरा, मम्मी प्लीज मुझे कोई काम मत बताओ, मैं यहां पर शादी एंजॉय करने आई हूं, काम करने नहीं। और ना मुझे आदत रही है, ये काम वाम ये गांव के लोगों को ही शोभा देता है। ये तो मेरे सगे भाई की शादी है, इसलिए मैं आ गई, वरना मैं तो कभी गांव वापस नहीं आऊं। ये तू कैसी बातें कर रही है मीरा, तेरा सारा बचपन इसी गांव में ही तो निकला है। 4-5 साल से शहर में क्या रहने लग गई, तुझे गांव और गांव वाले अच्छे नहीं लगते? बस करो अब माँ, मुझे अब तुमसे इस तरह की बातें सुनना पसंद नहीं। मीरा और उसकी माँ की यही बातें धीरे धीरे बहस का रूप ले लेती हैं। सभी आए हुए रिश्तेदार भी इस लड़ाई को देखकर बातें बनाने लगते हैं। तभी वहां किशन लाल आता है और मीरा को अपनी माँ से बहस करता हुआ देखकर मीरा को डांटता है। मीरा, ये तुम अपनी माँ से कैसी बातें कर रही हो? जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, 4 लोगों के बीच में तुम अपने शहर में रहने का गुणगान कर रही हो। अरे तुम ये भी भूल गई कि सामने खड़ी हुई तुम्हारी माँ है और तुम कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो। आकाश और माया बीच में आकर बीच बचाव करवाते हैं, लेकिन किशन लाल इतने गुस्से में होता है कि वो मीरा को बहुत डांटता है। जब से तुम आई हो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिन लोगों के सामने तुम दिखावा कर रही हो, जिनके सामने तुम बड़ी हुई हो, ये संस्कार मेरे दिए हुए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। माया को देखो, माया किसी भी काम को ना तो मना करती है और ना बड़ा चढ़ाकर बातें करती है। और रही बात तुम्हारे शहर और गांव की, तो शहर में तुमने जाकर सिर्फ तमीज खोई है।
इतना सुनने के बाद में मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबके सामने अपनी माँ से माफी मांगती है और सबसे भी। बाबा, अब गुस्सा थूक दो। मैं सबसे माफी मांग चुकी हूँ और मुझे समझ में भी आ गया है कि शहर और गांव जैसा कुछ भी नहीं होता। किशन लाल उसे माफ कर देता है और प्यार से समझाता है और सब शादी की तैयारियों में लग जाते हैं।